Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Golden Figures. So today we are going to do our part 2 of अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज. कल के लेक्चर में हमने थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन की थी एंड 4 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की थी. बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रोप्राइटर, गुड्स एंड स्टॉक. स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एंड जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस है वो तीनों की. ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू एंड नेक्स्ट, that is fifth. Okay, so next we have is fifth term which is purchases. अभी purchases क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर हम purchases की बात करें तो जो भी चीजें हम खरीदते हैं वो सब purchases में आता है. ठीक है, परचेज का मतलब क्या होता है? कोई चीज खरीदना. लेकिन अगर हम अकाउंट्स में देखेंगे तो अकाउंट्स में हर एक चीज जो हम खरीद रहे हैं वो परचेज में नहीं आती है. ठीक है, परचेज में सिर्फ वो चीजें आती हैं, वो गुड्स आते हैं जिन्हें हम रीसेल के लिए यूज करते हैं. जो चीजें रीसेल के लिए यूज नहीं होती वो परचेजेस में नहीं आती. ठीक है, तो जो आर्टिकल्स रीसेल के लिए होते हैं सिर्फ वही आर्टिकल जो है वो परचेजेस में आते हैं. जो आर्टिकल को रीसेल के लिए नहीं लिया जाता, ठीक है, जो आर्टिकल्स को रीसेल के लिए नहीं यूज किया जाता वो परचेजेस नहीं होते हमारे. तो भी जैसे कि राम है. ठीक है, राम की क्या है? स्टेशनरी की दुकान है. तो राम अगर अपनी स्टेशनरी शॉप के लिए रीसेल करने के लिए कोई पेन, पेंसिल, नोटबुक्स या बुक्स वगैरह खरीद रहा है, ठीक है, और अभी ये जो चीजें हैं ये किसके लिए खरीदी जा रही हैं? ये रीसेल करने के लिए खरीदी जा रही है. तो ये जो चीजें हैं ये परचेजेस में इंक्लूड की जाएंगी. रीजन इज कि ये जो राम खरीद रहा है ये किसके लिए खरीद रहा है? रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, इसलिए इसे हम इंक्लूड करेंगे इन परचेजेस. लेकिन अगर वो लैंड खरीद रहा है या फिर फर्नीचर खरीद रहा है अपनी शॉप के लिए, तो अब ये जो चीजें हैं ये रीसेल के लिए यूज नहीं की जा रही हैं, तो ये परचेजेस में इंक्लूड नहीं होगी. तो परचेजेस में सिर्फ वो चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो एक बिजनेस खरीदता है रीसेल करने के लिए. ठीक है जी. नेक्स्ट टर्म वी हैव इट सेल्स. ठीक है, सेल्स का भी वही है. सेल्स का भी नॉर्मल मीनिंग जो होता है वो चीजें बेचना होता है. लेकिन सेल्स में, बिजनेस में, अकाउंटेंसी में, सेल्स में भी हम सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करते हैं, सेल्स में वही सेल्स इंक्लूड की जाती हैं जो कि बिजनेस आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, जो चीजें खरीदी गई थी रीसेल करने के लिए, ठीक है, जो आर्टिकल्स थे वो खरीदे गए थे रीसेल करने के लिए, जब उन्हें सेल कर दिया जाता है वो चीजें हमारी सेल में आती हैं. ठीक है, अगर राम की स्टेशनरी की शॉप है, उसने पेन, पेंसिल ये सब चीजें खरीदी थी, ठीक है, और अभी राम ने वो पेन, वो पेंसिल जो है वो बेचे हैं, तो वो सेल्स में आएंगे. ठीक है, तो जो एक ओनर अपने कस्टमर को सेल कर रहा है वो सब चीजें सेल्स में आती हैं. लेकिन वो ही मान लो कि अगर राम ने फर्नीचर खरीदा था, अब राम को लगा कि मेरा जो फर्नीचर है ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो इसे बेच के नया फर्नीचर ले आते. तो ये जो फर्नीचर राम ने सेल किया है ये सेल्स में नहीं आता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डील कर रहा है राम वो स्टेशनरी की चीजों में कर रहा है और फर्नीचर में डील नहीं कर रहा. तो फर्नीचर जो था वो सेल्स में नहीं आएगा. तो जिसमें एक बिजनेस डील कर रहा होता है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है बिजनेस, ठीक है ना, सिर्फ वही चीजें सेल या परचेज की जाती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. तेरी लॉजिक पे देखेंगे बहुत क्लियर है कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए. ठीक है ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि उसने परचेज क्या किया है, सेल क्या किया है. लेकिन जो वन टर्म परचेज या वन टर्म सेल होती है उसको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो जो अकाउंट्स हैं वो थोड़ी क्लियर पिक्चर हमें नहीं आएगी. इसीलिए हम सेल्स और परचेज में सिर्फ वही चीजें डालते हैं जिसमें एक बिजनेस रेगुलरली डील कर रहा होता है. ठीक है जी. The next term we have is entity.
क्या होती है? एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है, बिजनेस एंटिटी जिसे हम कहते हैं। अकाउंटेंसी में अगर हम देखें तो जो बिजनेस ओनर है एंड जो बिजनेस, ये दोनों वन एंड सेम थिंग नहीं होते, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो ओनर और बिजनेस ये दोनों सेम नहीं होते। तो ये जो बिजनेस है इसे हम एंटिटी कहते हैं। ये अभी ये जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन होता है, वो ही अपना बिजनेस संभाल रहा होता है। और वो पार्टनरशिप भी हो सकती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं, एंड वो कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो बट हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बिजनेस एंटिटी कहते हैं। एंटिटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जहां पर बिजनेस किया जा रहा है, चाहे लोग मिलके कर रहे हैं चाहे एक सिंगल पर्सन कर रहा है, ठीक है। और ये जो भी हम अकाउंट अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स की बुक्स बनाते हैं, वो हम इसी बिजनेस एंटिटी के लिए बनाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म परचेजेस रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस रिटर्न क्या, देखो परचेज की अभी जरूरी नहीं है कि अगर जो कोई पर्सन है वो 2 लाख का माल लेके आया है और उसको 2 लाख का माल पसंद ही आ जाए, अभी हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, और अभी यहाँ पर जो पर्सन है वो उस सामान को रिटर्न करना चाहे, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न क्या होता है, अगर 2 लाख का माल लिया है तो उसमें से जो सामान हमने रिटर्न कर दिया है वो हमारा परचेजेस रिटर्न में आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर राम है, ठीक है, वो 2 लाख का सामान लेके आया है, लेकिन अभी जब वो लेके आया तो उसके बाद उसे पता चला कि उसमें से जो 50,000 का माल है इट इज डिफेक्टिव। अभी वो माल तो ऑब्वियसली नहीं रखेगा, तो वो उसको रिटर्न करेगा। तो वो ये जो 50,000 है ये हमारे परचेजेस रिटर्न आ जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है कि परचेज रिटर्न क्या होता है कि अगर परचेज किया है सामान, पसंद नहीं आया है, डिफेक्ट आ गया है या फिर एनी अदर रीजन, अगर परचेज किया हुआ माल रिटर्न किया है तो वो हमारा परचेजेस रिटर्न में आता है, ठीक है जी। Next we have a sales return. Sales return, sales return क्या है कि अगर आपने किसी को माल सेल किया है, ठीक है, और उसको पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्ट आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है और उसने अगर माल रिटर्न किया है तो दैट इज आर सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर 2 लाख की सेल की है तो 2 लाख की पूरा का पूरा जो है वो सेल हो जाएगा, ठीक है। कुछ रिटर्न्स भी आती हैं, अगर मान लो 50,000 की हमारी रिटर्न्स आई हैं तो नेट सेल्स हमारी जो आएंगी वो क्या आएंगी, 1.5 लाख रुपए आएंगे। तो ये जो 50,000 है ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। ये हमारी सेल्स आई और सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हमारा नेट सेल आता, ठीक है। तो अगर 2 लाख की सेल हुई है और 50,000 जो है उसको रिटर्न आ गया है, तो सेल तो हमने एक महीने में या एक साल में 1.5 लाख की होगी ना, तो दैट इज सेल्स रिटर्न। The next term we have is debtors. अभी debtors कौन होते हैं? So debtors are the person who owes money to business. ठीक है, हमारे बिजनेस को जिन लोगों ने पैसे देने हैं वो डेटर्स होते हैं, ठीक है। एक सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने उधारी पे सामान लिया था। अब उधारी पे सामान लिया था तो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे, तो वो डेटर्स होते हैं, ठीक है। जब हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन करी तभी हमने पढ़ा था कि 2 तरह से जो ट्रांजेक्शन है वो की जा सकती है, चाहे माल कैश पे ले लो चाहे क्रेडिट पे ले लो। अब जिन लोगों ने क्रेडिट पे लिया, यानी कि जिन लोगों ने उधार पे सामान लिया है, अब ले तो गए हैं उधार पे, तो पैसे तो वापस करेंगे ना। तो दैट इज वो लोग होते हैं जिन्होंने उधारी पे सामान लिया था और अब हमें उन्हें पैसे वापस करने हैं, उन्होंने हमें पैसे वापस करने हैं। तो जब तक वो पैसे नहीं वापस कर रहे हैं वो हमारे डेटर्स में आते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो
जो पर्सन जिन्होंने मनी ओ की होती है बिजनेस को, वो डेटर्स होते हैं। और डेटर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है सन्ड्री डेटर। ठीक है जी। तो अगर राम ने विजय को 50,000 का जो सामान है वो उधार पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, तो विजय कौन है? विजय है हमारा डेटर। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि विजय ने हमें पैसे वापस करने हैं। ठीक है, तो डेटर कितना है? 50,000 का हमारा डेटर है हमारा विजय। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वी हैव इज क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे हम सामान उधार पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी से उधार में सामान लिया है तो हम भी उसे पैसे वापस करेंगे ना, तो वो हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, अगर राम जो है वो अपना जो मटेरियल है, अपने गुड्स जो है वो अजय से लेके आया है और क्रेडिट पे लेके आया है, तो अजय जो है ही इज द क्रेडिटर। ठीक है, तो डेटर कौन होता है? जो बिजनेस को मनी ओ करता है। ठीक है, who owes money to business, वो होता है डेटर। और क्रेडिटर कौन होता है? टू whom द बिजनेस owes money, वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है जी। तो डेटर कौन होता है? जिसने बिजनेस से सामान उधार पे लिया हो। और क्रेडिटर कौन होता है? जिससे बिजनेस ने सामान उधार पे लिया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टर्म नाउ वी हैव इज एसेट्स। ठीक है जी। एसेट्स, अभी एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर बेसिकली द प्रॉपर्टी, संपत्ति, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के द्वारा ओन की जाती है या फिर कंट्रोल की जाती है, वो प्रॉपर्टी हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, इसमें जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है बेटा जी, वो इंक्लूड नहीं की जाती है। पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं की जाती है, सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के द्वारा ओन या कंट्रोल की जाती है वो ही हम एसेट्स में डालते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये सब क्या है? ये सब एसेट्स हैं हमारी। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस उसको ओन कर रहा है, बिजनेस उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब एसेट्स हैं। ठीक है, अभी राम है, उसकी स्टेशनरी की दुकान है, अब उसके वहां पे जो फर्नीचर रखा है, जो बिल्डिंग रखी है, जो लैंड है, ठीक है, जो पंखा लगा है वहां पर, जो एसी लगा है वहां पर, वहां का जो लैपटॉप है, वो सब क्या है? ये सब प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है बिजनेस की। ठीक है, तो ये क्या है? ये एसेट्स है हमारे। अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट या क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अभी एसेट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एसेट समझ आगे क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है जो बिजनेस की होती है। अभी 3 तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। फर्स्ट वी हैव नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो पहला हमारे पास है नॉन करंट एसेट, सेकंड वी हैव करंट एसेट, एंड थर्ड वी हैव फिक्टिशियस एसेट। ठीक है जी, सबसे पहले हम करेंगे अपना नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो फर्स्ट वील डू नॉन करंट एसेट। अभी नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? वो एसेट्स जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, रीसेल करना हमारा पर्पस कभी होता ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि ठीक है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद बेचेंगे, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, वो हमारे नॉन करंट एसेट होते हैं, जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उनको बेचने का हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती ना, हमारा ये होता है कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, इसलिए वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी नॉन करंट एसेट्स भी 2 तरह के हमारे पास है। एक है हमारे पास टेंजिबल और एक है हमारे पास इनटेंजिबल। ठीक है, तो 2 तरह के एसेट्स हैं हमारे पास नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स में भी, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो सबसे पहले लेट्स डू द टेंजिबल। अभी टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते, टच कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट्स में आता है। ठीक है, टेंजिबल मतलब जो देखा जा सके, जो सुना जा सके या जो टच किया जा सके, वो टेंजिबल एसेट्स में आता है। जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब टेंजिबल एसेट्स है।
क्यों टेंजिबल एसेट्स? आप फर्नीचर को देख सकते हो ना, आप बिल्डिंग को देख सकते हो, आप जो लैंड है उसको देख सकते हो, आप उसको टच भी कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये टेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वी हैव इज इंटेंजिबल एसेट्स। अभी इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं, ठीक है। वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ये सब जो है ये एसेट्स तो है, ठीक है। ये एसेट्स हैं और ये हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है। ये सब क्या है, ये फिक्स्ड एसेट्स है ना। हम जब भी फर्नीचर खरीदते हैं या बिल्डिंग खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं, ये सोच के तो नहीं खरीदते कि ठीक है 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद बेच देंगे, ऐसा नहीं करते ना। तो क्या है, ये फिक्स्ड एसेट्स है और टेंजिबल वन है, क्योंकि हम इसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। वहीं पे इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, ये पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। जब हम पेटेंट या फिर कॉपीराइट जो है वो करवाते हैं रजिस्टर्ड, तो हमारा यही होता है कि इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। गुडविल जो हमारी होती है वो भी हमारी लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स जो है होते लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है जी। देन नेक्स्ट वी हैव इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? इट इज ऑपोजिट टू नॉन करंट एसेट्स। इन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ही नहीं करते, ठीक है। ये किसके लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे उसके बाद बेच देंगे, ठीक है। दीज आर दैट टाइप ऑफ एसेट्स, ठीक है। इन्हें हम रीसेल के लिए ही करते हैं विद इन अ ईयर, ठीक है। विद इन अ ईयर जो ये एसेट्स होते हैं इन्हें हम डिस्पोज ऑफ कर दें। जैसे कि हमारे पास होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद हम उन्हें जो भी है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सेल करते हैं, whatever it is, है ना। देन कैश, कैश का क्या है, आज है कल खर्चा जाएगा, तो ये क्या है, ये हमारी करंट एसेट है। विद इन अ ईयर जो चीजें डिस्पोज ऑफ हो जाए, जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो सब हमारे करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है जी। देन लास्ट वी हैव फिक्टिशियस एसेट्स। अभी फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट बेसिकली बेटा वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है इनकी, और इनकी कोई रियल वैल्यू भी नहीं, वो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे जब कंपनी स्टार्ट की थी तो वहां पे जो एक्सपेंसेस लगे थे, या फिर अगर शेयर और डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो उन पे जो खर्चा लगा है, वो सब जो है, जो लॉस हुआ है, वो सब फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। ये देखिए बेसिकली एक्सपेंसेस ही होते हैं जिन्हें हम अभी राइट ऑफ नहीं किया गया होता ना, वो फिक्टिशियस एसेट्स में डाल दिया जाता है। या फिर अगर बहुत ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर हो गया है किसी चीज पे, तो एक ही साल पे उस चीज का बर्डन ना आए, इसलिए उसे हम एसेट्स में डाल देते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स में। जैसे कि कंपनी स्टार्ट की, वहां पे जो एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। अब जब कंपनी स्टार्ट की है, वहां पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, उसका अगर हम सारा का सारा बर्डन एक ही साल में डाल देंगे, तो बैलेंस शीट जो है उसमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फिक्टिशियस एसेट में डाल देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज लायबिलिटीज। भाई जो एसेट्स किए थे हमने, एसेट्स क्या होती है, एसेट्स आर बेसिकली द प्रॉपर्टी, और लायबिलिटीज क्या होती है, वो इट इज बेसिकली जो भी बर्डन होता है बिजनेस के ऊपर, जो भी पैसे, जो भी लोन्स वगैरह बिजनेस ने लिए हैं, बिजनेस को वापस करने पड़ेंगे, दोज ऑल आर लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो जो भी अमाउंट है जो बिजनेस पे करेगा, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, वो सब क्या होता है, वो सब लायबिलिटीज में आता है। अब ये जो अमाउंट है, ये चाहे ओनर को देनी हो, चाहे आउटसाइडर को देनी हो, लायबिलिटी में ही आएगी, ठीक है। क्यों लायबिलिटी में आएगी? क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो ओनर होता है और बिजनेस होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है ना। तो जो अमाउंट बिजनेस ने ओनर से ली है वो भी देनी पड़ेगी, जो अमाउंट बिजनेस ने आउटसाइडर से ली है वो भी उसे देनी पड़ेगी, ठीक है।
तो लाइबिलिटी ही आएंगी दोनों। तो जो भी अमाउंट है जो बिजनेस ने पे करनी है, चाहे वो ओनर को करनी हो चाहे वो आउटसाइडर को करनी हो, वो लाइबिलिटी में आती है। ठीक है, अभी लाइबिलिटी भी हमारे पास दो तरह की होती है, वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड सेकेंड इज करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, नॉन करंट लाइबिलिटी सेम वही होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती हैं, जो कि बेसिकली 12 महीने से 1 साल से तो ऊपर चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, जो पैसा ओनर ने डाला है वो भी लॉन्ग टर्म में आएगा। ठीक है, क्रेडिटर्स है वो भी अगर 1 साल से ज्यादा का है तो वो भी लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वी हैव इज करंट। अभी करंट एसेट, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकेंड वी हैव इज करंट लाइबिलिटीज। अभी करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, दीज आर बेसिकली फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के अंदर अंदर यानी कि 1 साल के अंदर अंदर के जो है निपटा दी जाती, खत्म कर दी जाती, डिस्पोज ऑफ की जाती। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन हो गए। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगी इन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।